हेलो सर। एक्सरसाइज 2 ओपन करो बच्चों। सर पार्ट 3 बाकी था ना। ओके, बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। पहला दूसरा सवाल, किसी पार्ट में कोई डाउट? बोलो बच्चों। सर आप 1 और 3 दिए थे ना। पार्ट 3 में दिया था ना 1 और पार्ट 3 पूरा दिया था कि नहीं दिया था? 1 और 2 ही दिया होगा ना। सर 1 और 3 दिए थे ना। 1 और 3 तो मैंने नहीं दिया। 1 और 3 तो दे ही नहीं सकता मैं। यस 1 और 2 दिया था। बोलो बच्चों, 1 और 2 में किसी को कोई डाउट, कोई ऑप्शन में डाउट? चलो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 2 3। 2 सर। सेकंड में डाउट। The plates of a parallel plate condenser are being moved away with constant speed v। अब ऐसी तो फॉर्मूला लगा ले भाई। क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विद टाइम। तेरा फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, ठीक है। और C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, होता है। अब आपसे बोल रहा है मुझे DC बाई DT बता दो, और आपको बोल दिया है कि कांस्टेंट स्पीड V से इसको मूव कर रहे हैं, किसी भी टाइम पर दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मान लो x है। किसी भी टाइम पर इनके बीच का डिस्टेंस मान लो x, तो क्या C हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई x। तो DC बाई DT क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई x स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ, dx बाई dt। यस और dx बाई dt क्या हो जाएगा? बी। तो v। तो क्या आ गया तेरा? DC बाई dt किसके प्रपोर्शन में आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर। यस हो यस गया। सर। सिर्फ फॉर्मूला था भाई, डिफरेंशिएट करो, खत्म करो। और बताओ 1 2 3 में और कोई डाउट? थर्ड सर। थर्ड में डाउट। A 3 microfarad is charged to a voltage 2 is charged to the capacitor are connected to the plates of same polarity, the final potential difference। क्या डाउट है भाई? तो सब मारूंगा ना, मिल गया तो मेरे को। तो क्या डाउट है इसमें? क्या डाउट है बेवकूफ? बता मुझे क्या डाउट है इसमें। अच्छा, सेम सवाल अपन एक्सरसाइज 1 में नहीं किया है और क्लास नोट्स में नहीं किया है। कहाँ पे था सवाल? ये वाला सवाल कैसे किया था? यस सर, हो जाएगा सर, ये प्रिंट करेंगे सर। आगे बताओ, चौथे सवाल में डाउट। यस सर। सर इसमें सी ऑप्शन आ रहा है सर मेरा। चलो चौथा देखते हैं। चौथा सवाल, लैंग्वेज पढ़ो। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट इज चार्ज टू अ वोल्टेज V नॉट एंड देन आइसोलेटेड। मतलब एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C नॉट है, उसको अपन ने V नॉट वोल्टेज तक चार्ज किया और उसको फिर अलग अलग ले गए, अलग से कहीं रख दिया। मतलब इस पर चार्ज अभी कितना है? C नॉट V नॉट चार्ज है। फिर बोलता है कैपेसिटर C इज देन चार्ज फ्रॉम C नॉट। फिर एक कैपेसिटर को ले आए, लेट्स से उसका कैपेसिटेंस C है, और नेचुरली अगर इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो ये कैपेसिटेंस C चार्ज हो जाएगा। फिर क्या किया? चार्ज करने के बाद में उसको वापस अलग से ले गए, है ना। इसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद में अलग से ले गए, इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, इसको अलग से ले गए, डिस्चार्ज करा और वापस लाके इसके पास चिपका दिया। तो होगा क्या? कंटिन्यूअसली इसका जो चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सोच के देखो। यस सर। क्योंकि आप क्या कर रहे हो?
आपने ऐसा किया, ये कैपेसिटर लेकर आए, चार्ज कर दिया, फिर वापस इनको अलग कर दिया, अलग करके इस वाले भाई साहब को फिर से डिस्चार्ज कर दिया, और डिस्चार्ज करने के बाद में फिर से इस पे चिपका दिया। तो हर बार बेचारा ये जो कैपेसिटर है, ये तो उसको बार बार चार्ज कर रहा है, बार बार चार्ज कर रहा है, बार बार चार्ज कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब आपसे बोला है कि ऐसा कितनी बार कर लिया, n टाइम्स किया। n टाइम्स करने के बाद में फाइनल वोल्टेज था इसका v, तो बताओ c की वैल्यू क्या हो। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप करो, कुछ नया नहीं करना है। आपको दे दिया कि ये था और मैंने इसको पहले कनेक्ट किया, तो अपन बोल सकते हैं कि आफ्टर फर्स्ट कनेक्शन, पहले कनेक्शन के बाद इन दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा आसानी से निकाल सकते हैं। मान लेता हूं कि ये 0 वोल्ट पे है और ये V1 वोल्ट पे है। ठीक है, V1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट कनेक्शन है इसलिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ CV1 प्लस C0V1 इज इक्वल टू C0V0। ये क्या किया मैंने, समझ में आया? मैंने चार्ज कंजर्व कर दिया इस साइड का। पहले भी सिखा रखा है क्लास नोट्स में, बिल्कुल ढंग से लिखा रखा है। मैंने चार्ज कंजर्व कर दिया और यहां से मुझे V1 की वैल्यू क्या मिल गई, C0V0 C1 प्लस C0। ये मुझे पता लग गया पहले कनेक्शन के बाद ये हालत है। इसका मतलब है जो मेरा अब ये ऊपर वाला कैपेसिटर है वो कितना है, C0, और वोल्टेज कितना है, V1 प्लस माइनस। और अब फिर से क्या मैं इसको अनचार्ज कैपेसिटर को फिर से जोड़ूंगा कैपेसिटेंस C के साथ, सोच लो। यस सर। और अब है ना फिर से चार्ज कंजर्व करना पड़ेगा। और लेट्स से इस बार मैंने इसको V2 मान लिया, यहाँ पे 0 मान लिया, तो क्या आएगा बेटा, C0 V2 प्लस C V2 इज इक्वल टू C0 V1। तो इस बार V2 क्या मिला मुझे, देखो ये मिला मुझे C0 V1 होल अपॉन C0 प्लस C। और V1 की वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन गया, C0 स्क्वायर V0 होल अपॉन C0 प्लस C का होल स्क्वायर। क्या ये बना? Yes. ये आफ्टर सेकंड कनेक्शन। तो आफ्टर सेकंड कनेक्शन के बाद तो ये हाल हो गया। तो आप खुद ही सोच सकते हो, जो आपने देखा ऊपर वाला V1 और V2 का एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ ही गया आफ्टर nth कनेक्शन। Vn किसके बराबर होगा, Vn होगा C0 टू द पावर n, C0 प्लस C टू द पावर n इंटू V0। और आफ्टर nth कनेक्शन के बाद में वोल्टेज उसका कितना बता रखा है, V बता रखा है, तो इसको मैं V लिख दूं, Yes. ये तो बताया। तो ये अपना पूरा एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ से मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू C की निकालनी है। तो कोई नहीं, अब इसी को सॉल्व करो। तो कितना बन गया ये, C0, मैंने दोनों तरफ से nth पावर से डिवाइड कर दिया, तो C0 अपॉन C0 प्लस C इक्वल टू V अपॉन V0 टू द पावर 1/n। क्या देख सकते हो? Yes, sir. ठीक है। और तो यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, थोड़ा इसको उल्टा पुल्टा कर देता हूँ। तो 1 प्लस C बाई C0 इज इक्वल टू V0 बाई V टू द पावर 1/n। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. सर इसमें क्यू चार्ज मान के नहीं कर सकते थे कि पहले C0 V0 था, उसमें क्यू चार्ज चला गया तो उससे वोल्टेज आ जाएगा? क्या लगता है, नहीं कर सकते? तो क्या कर लगता है तुझे? सकते हैं। तो फिर क्यों सवाल पूछ रहा है फालतू? सर, तो C0 V0 में n टाइम्स के बाद तो C0 V0 माइनस n क्यू हो जाएगा ना? दिमाग खराब है क्या? एन क्यू क्यों हो जाएगा? हर बार चार्ज मूवमेंट बढ़ जाएगा तेरे हिसाब से? कुछ लॉजिक से आएगा ना। ये मैंने जो V1 लिखा, V2 लिखा, V1 V2 मैंने देखा, ओके क्या आया एक्सप्रेशन। सीरीज कभी पढ़े हो मैथ्स में, सीरीज कैसे बनाते हैं? कि मर्जी से हो जाएगा, पहले क्यू जाएगा फिर एन क्यू जाएगा, ऐसा होता है क्या? फिर एक्सप्रेशन निकालो, पहले क्यू कैसे, क्या वैल्यू क्या मिला, कितना क्यू मूव किया, क्यू का वैल्यू निकालो। फिर दूसरी बार देखो क्यू का वैल्यू क्या मिला, फिर आपको समझ में आएगा कि ओके क्यू में किस तरह की सीरीज बन रही है, उससे करो सॉल्व। डायरेक्ट कैसे बता दोगे एन क्यू होगा? आगे बताओ, 5 और 6।
ये तो क्लास में कर लिया था शायद अपन ने ना। हाँ 5 हो गया था। यस सर। 6 में किसी को डाउट है? देख लो। यस सर 6 7 6 में है। 6 में डाउट है? 6 में देखो, अगर मैंने यहाँ पर कॉपर वायर लगा दिया, इसका मीनिंग क्या? ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पर आ गए। यस सर। अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। नहीं है सर। हाँ अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कैपेसिटेंस भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ करेगी? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही करेगी। तो और यहाँ से लेकर इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है? यही तो होता है। ओके सर। सेवेंथ वाला बताओ। सब पढ़ा रखा है क्लास में, थोड़ा ध्यान दिया करो। इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर। अब इसमें क्या बोला? आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया। अगर आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया, सवाल मैंने नहीं करा है क्लास में, बताओ। तो जूते नहीं मारने चाहिए तुम लोगों को। क्लास के एग्जाम्पल पूछते हो तुम लोग। क्लास नोट्स खोल के देखो। ऐसे गधे भरे हैं क्लास में। मतलब क्लास में कराने के बाद तुम्हारा ये हाल है, पता नहीं। नहीं कराऊंगा तो क्या करोगे तुम लोग? 8th क्वेश्चन डाउट है? 8th में डाउट है किसी को? नो सर। 9th में डाउट है? बन गया 10th में सर। डाउट? 10th में डाउट है? बन गया। 11 में डाउट है? बन गया सर। देख लो, वापस पूछ रहा हूं मैं। 8 से लेके 11 तक कोई डाउट सवाल में? 8 to 11 जिसका हो गया शांत रहो। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ये भी क्लास एग्जांपल है। ये भी याद आया कि ये भी याद नहीं आया? याद है सर। याद है सर। एक्सरसाइज 2 जो है ना, इसकी इतनी कोई टफ नहीं है ये। क्लास एग्जाम्पल ढंग से किए होंगे तो बहुत आराम से बनेंगे सवाल। 13th क्वेश्चन, डाउट किसी को? नो सर। 14th क्वेश्चन। यस सर, इसमें आंसर गलत आ रहा है सर। आंसर गलत क्यों आएगा भाई? क्या रहा है तेरा? ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है इसमें तो। जैसे मतलब रजिस्टर में करता था वैसे ही तो करना हाँ है सर, इसमें। सेकेंडरी प्लेन बना मान लिए, फिर उसके बाद वो सब पैरेलल में आ जाएगा। सब पैरेलल में कैसे आ जाएगा? सर नहीं क्रॉस आएगा। सिमेट्री आ जाएगी। हाँ, क्रॉस सिमेट्री आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। हाँ तो सर उसके बाद से मतलब वोल्टेज लगा देंगे वी का। बिल्कुल लगा दें, वोल्टेज वी का लगा दें। फिर तो उसके बाद से फिर टोटल चार्ज निकाल लेंगे पूरा, मतलब उस पे मैंने कैपेसिटर पे क्रॉस और फिर। सिमेट्री का क्लास में कराया था ना सवाल एक, याद है? कैपेसिटर का क्रॉस सिमेट्री का एक सवाल कराया था क्लास में कि नहीं कराया था? देख लेते, एक बार याद नहीं आ रहा था। क्रॉस सिमेट्री का एक सवाल मैंने क्लास में मोस्ट प्रोबेबली तो कराया है, मुझे भी देखना पड़ेगा करवाया नहीं करवाया। किसी को याद है यस सर, करवाया कि नहीं कराया करवाया? करवाया ना? कराया सर। तो उस सवाल को देखो किस तरीके से किया है, एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। ठीक है सर। और इसका रिजल्ट जहां तक मुझे याद है, रजिस्टर में इस तरह का आता था, कैपेसिटर में ये आएगा ना। आंसर क्या ए दे रखा है क्या? यस सर। हाँ, बच्चे याद कर लेते हैं यार। जैसे अपन को याद है वहां पर 5r/6 आया था, याद है किसी को? यस सर। यस सर। यस जिसको मैंने याद करवाया था 10r/12। 10r/12 मैंने याद एग्जैक्टली। इसके अंदर उल्टा आ जाता है।
मतलब ये तो Sir- शॉर्टकट हो गया याद करने का, लेकिन प्रूव करना चाहिए। प्रूव करने के लिए आप ये क्रॉस सिमेट्री का डायग्राम बनेगा पूरा प्रॉपर, और रजिस्टर के अंदर तो मैंने दो मेथड बताए थे सॉल्व करने के इसको, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ऐसे नहीं होते हैं सवाल यार। क्रॉस सिमेट्री का सवाल भी क्लास में कराया है, हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन बनते हैं। और मतलब पॉइंट ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन, चलो टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मैं हूं ना आपके लिए। अब इसके अंदर एक्चुअली मैंने 15 सवाल दिए, कई बच्चों को लगा सर एक दिन में 15 सवाल कैसे करेंगे। अबे सवाल इतने हलवा है, आधे सवाल मैंने क्लास में करा रखे हैं, इसमें सबसे अच्छा सवाल ही खाली ये चौथा था जो मैंने करवा दिया आपको, उसके अलावा कोई सवाल ही नहीं है इसमें, एकदम एक्सरसाइज 1 के लेवल के क्वेश्चन है। 15th डाउट है सर इसमें ऑप्शन भी आ रहा है सर, बार बार 3-4 बार कर लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सेम ही आ रहा है प्रॉब्लम बार बार। नहीं, बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। आपको मैंने बताया था टाइम कांस्टेंट निकालने का, मैंने क्या ट्रिक बताया सबसे पहले, आप लोग मुझे ये बताओ ट्रिक क्या बताया था मैंने। आर इक्विवेलेंट निकालना। आर इक्वल निकालना, लेकिन उसके भी पहले एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं। बैटरी को स्टेट वायर मान लेते Sir, हैं। एग्जैक्टली, बस परफेक्ट, बैटरी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करते हैं। अगर मैंने इस बैटरी को स्ट्रेट वायर बना दिया, ठीक है, इस बैटरी को एक रेजिस्टर और एक स्ट्रेट वायर बना दिया, आप जरा सोचो, बुद्धि चलाओ, अगर एक स्ट्रेट वायर आ गया तो ये रजिस्टर बेकार। यस सर। कुछ समझ आ रहा है। हो गया सर, अब हो गया। मैं ये समझ, तभी मेरे वर्ड्स पे बहुत ढंग से गौर किया करो, मैं क्या कहता हूँ। मैंने बोला आपको कि जब भी टाइम कांस्टेंट निकालना होगा, बैटरी को स्ट्रेट वायर बना दो, बैटरी को बैटरी की तरह देखो ही मत, बैटरी इज अ स्ट्रेट वायर। अगर बैटरी एक स्ट्रेट वायर है तो उसके बाद देखो, तो क्या यहाँ पर तो एक आर रह गया, एक सेकंड, इधर तो एक आर आ गया बस, ठीक है, यस और ये रजिस्टर तो बेकार हो गया ना, ये तो स्ट्रेट वायर हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि ये तो Yes. पैरेलल में चले गए, दोनों खत्म हो गए, तो दोनों बेकार। अब क्या बचे, क्या आर और आर ये दोनों सीरीज में, चेक करो, यस सर। आर और आर के सीरीज में, मतलब ये आर भी तो बेकार हो गया। सर 2R और 2R पैरेलल। हाँ, ये 2R पैरेलल में, यस सर। सही बात है। ये तीनों, आप समझ में आ रहा है मैं जो ये कर रहा हूँ ना, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये तीनों ब्रांच कुछ काम की ही नहीं है, ऐसा सोचो, तीनों ब्रांच बेकार हो गई। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर बन चुका है। यस सर। तो बच्चों बचा क्या, सिर्फ 3 रजिस्टर ही तो है, 2R और R, ये तीनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/2 तो आएगा। तो यस आंसर RC/2 आ गया। हाँ सर। एकदम क्लियर। तो ये सब Yes, चीजें sir. होती हैं क्लास के अंदर, आप ध्यान, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये हो गया आपका 15, ये 15 सवाल दिए थे मैंने। पार्ट 2 पे आते हैं। चलिए, पार्ट 2 में पहला सवाल, डाउट है नो सर। बन गया सर। किसी को, डाउट किसी को भी डाउट पहले सवाल में। किसी को नहीं। दूसरे सवाल में कोई डाउट। यस सर, बता दीजिए इसमें सर, आप बस हिंट दीजिए तो बाद ट्राई कर लेंगे। दूसरा करते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरा है तो वैसे सिंपल है, देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, पोटेंशियल पार्टिकल P है, ठीक है, उसका चार्ज M है, मास M है, चार्ज -Q है, ईच हॉरिजॉन्टल प्लेस सरफेस एरिया, बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, और शुड बी अप्लाइड टू द कॉम्बिनेंट टू होल्ड द पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो चलो, अगर इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है तो अपन जानते हैं नीचे की तरफ इस पे mg लग रहा होगा, है ना, और ये -Q चार्ज है, देख रहे हो आप, -Q चार्ज है, आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होनी है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, QE, ये फोर्स लगेगा। तो इक्विलिब्रियम पर फोर्स कितना होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम mg मस्ट बी इक्वल टू QE। अब E किसके बराबर होगा, जो भी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपॉन D, सही बात। यस सर। अब मुझे बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपको मैंने बता रखा है। क्या वोल्टेज V कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाँ या ना। यस सर, V/3।
तो क्या यहाँ पे 2v टू by वी 3 बाई आएगा थ्री और यहाँ पर v by 3 आएगा, चेक कर लो। यस सर एवरीवन अग्रीज। तो यहाँ से तो क्या क्वेश्चन, तो therefore mg is equal to q by d into 2v by 3। आपसे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया है, तो बस v का वैल्यू निकाल लो, इक्वेट करके मैच कर लो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर इसके आगे तीसरा सवाल, ये भी काफी मिलता जुलता ही है। डाउट है तीसरा में? सर इसमें बता दीजिए सर। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहानी चल रही है। थर्ड क्वेश्चन में बोथ द कैपेसिटर शोन, जो भी बढ़िया, D1 D2 की वैल्यू दे रखी है, दोनों सीरीज में कैपेसिटर है, वोल्टेज भी दे रखा है। एट स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, ये एक तरह का पता है कैसा, प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का सवाल। यस सर डज नॉट कोलाइड विद एनी प्लेट। तो अब देखो, आप तो इस पर डायग्राम ढंग से बनाओ। जिस तरह का वोल्टेज दे रखा है, क्या बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो? यस सर। इसका मतलब है अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फेंका तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, है ना? और ये ऐसे करता हुआ जस्ट यहां से निकलना चाहिए, ऐसा अपन चाहते हैं। तो क्या इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो होना चाहिए QE/m, ठीक है? हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा मेंटेन रहेगी नेचुरली, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी चेंज नहीं होने वाली, उसको मैंने मान लिया लेट्स से u। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा सवाल हो गया ना, ग्रेविटी लग रही होती है डाउनवर्ड में, ये क्या कौन सा पाथ होगा? ये पैराबोलिक पाथ होगा और मुझे यहाँ तक पहुंचा देना है, ठीक है? इसकी लेंथ दे रखी होगी, कुछ एज a दे रखा है। तो अब देखो जो a होगा क्या वो u इंटू टी के बराबर होना चाहिए? ये एक्सेलरेशन है, ठीक है? a क्या है? इसकी स्क्वायर की एज है, मतलब जो प्लेट का जो लेंथ है। तो क्या t टाइम अगर लगता है इसको अपने ओरिजिनल स्पॉट से यहाँ तक निकलने में, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन ये बन जाएगी a इक्वल टू ut, यस ठीक है? सर। और नीचे वाला डिस्टेंस d2 दे रखा है और d2 की वैल्यू d सर की डी दे है। रखी है। तो बस बच्चे, तो d इज इक्वल टू हाफ इंटू QE/m इंटू टी स्क्वायर। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन समझ में आती है? तो यस चलिए सर। अब अपना गेम है, तीसरी इक्वेशन और बनानी है। तीसरी इक्वेशन क्या, कैपिटल ई को रिप्लेस भी तो करना है, क्योंकि कैपिटल ई अपने को नहीं पता किसके बराबर होगा, वो होगा v डैश अपॉन डी। अब v डैश कितना होगा? तो अब मुझे बताओ, अगर ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना, सर ऊपर ए वाले का एप्सिलॉन कैपेसिटेंस नॉट होगा बाई a टी1 एप्सिलॉन होगा नॉट बाई 2d है, 2d और इसका अब है a एप्सिलॉन नॉट बाई d। मतलब नीचे वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा है ना, अगर इसका कैपेसिटेंस c बोलता हूँ, इसका कैपेसिटेंस 2c है, नहीं यस सर सॉरी c है, तो या इसका 2c है तो इसका c है, यही है। ठीक है, तो अगर इसका 2c है तो इसका c है, तो क्या वोल्टेज अपने को तो इसके अक्रॉस चाहिए ना, तो इनवर्स रेशियो में होता है v/3 मान लो वोल्टेज, यस सर तो v/3d। अब कर पाओगे? यस सर। तो हो ही गया क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन लिख दी मैंने। x में, एक y में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है, जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन में भी किया, थर्ड क्वेश्चन में वही करना है। अब इसकी मदद से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम को रिप्लेस कर देना। क्लियर? यस सर। चलिए, ये हुआ थर्ड। इसके बाद बताओ बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का ही नहीं, ये पता है कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। देख लो, 3 कंडक्टिंग प्लेट्स है, केप्ट फिक्स्ड एज शोन, है ना? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स दे रखी है, सबके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, बढ़िया। चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज प्लेस्ड ऑन द मिडल प्लेट। तो मान लेता हूं इस पर मैंने q चार्ज दे दिया, q की वैल्यू दे रखी है। द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट इज गिवन बाय फाइंड n।
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द मिडल प्लेट। अबे ये तो एकदम हलवा सवाल है। क्या करते थे, याद आया? सबको ऐड करके डिवाइड बाई 2, क्यू बाई 2, क्यू बाई 2, कुछ याद आया? इधर माइनस क्यू Yes, बाई sir. 2 प्लस क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2, हो गया क्वेश्चन। ये तो इस चैप्टर का है ही नहीं। अब आपको बोला है कि बताओ अपर प्लेट और मिडल प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो नहीं निकाल पाओगे। सीधा सीधा E इंटू डी। Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। चलिए कर लेंगे सब लोग, एवरीवन। Yes, sir. हो गया। ठीक है, आगे बताओ, पांचवा सवाल। तब पांचवे में यही ना करना है कि वोल्टेज बांटना है बस। बिल्कुल, केवीएल लगाना है, खत्म। यस सर। एक क्यू चार्ज को दौड़ा दो पहले सर्किट में, एक क्यू चार्ज को सर्किट में दौड़ा के केवीएल लगा लो। सर हम लोग टोटल हाँ तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो कि सीरीज में ले लो सबको। यस सर, सीरीज में लेके फिर वो वोल्टेज को तुम्हें दिख इनवर्स रहा है रेशियो कि बांट देंगे। नहीं, इनवर्स रेशियो में बांटने जाओगे तो कितने बहुत सारे कैपेसिटर हैं, तो ए और ऊपर बी का के बीच में केवीएल लगा लो ना। तुम्हें सब पे 400 पता ही है। यस सर। सर्किट सीरीज है, सर्किट अगर सीरीज है तो मुझे बताओ चार्ज कितना होगा, सी इक्विवेलेंट तो 24 आ रहा है। हाँ तो सी इक्विवेलेंट इनटू तुम्हारा वोल्टेज हो गया 38 माइनस 9, कितना हो गया 38 माइनस 9, 29, यही हुआ ना। हाँ तो तुम्हारा चार्ज कितना कितना दौड़ेगा या कितना कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। सब सीरीज में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 निकाल लेंगे। 24/29। ओके, ये आ रहा है 24/29। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 24 माइक्रोकूलम। ये चार्ज सब पे आएगा, तो इसका मतलब है सब पे चार्ज आपको पता लग गया, 24 24 24 आ रहा होगा। फिर ए से लेकर बी तक क्या लगा लो, केवीएल लगा लो, पीएल लगा लेंगे सर। यस सर। बस सबसे इजी। 24 प्लस माइनस, इससे भी आएगा 24 प्लस माइनस। तो ये सब, इन सब पे ध्यान देना है, प्लस माइनस कैसे लगाना है, क्योंकि चार्ज अपन ने मान लिया ना ऐसे दौड़ेगा ना। अगर ऐसे दौड़ेगा तो सबकी उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ उल्टा कर दिया। पॉजिटिव राइट साइड होगा सर। 24, हाँ ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। अब ठीक है, अब बस आपको ए से लेकर बी तक अपना केवीएल लगा लो, आराम से केवीएल लगाते क्वेश्चन हो जाए। सर वो वोल्टेज बांट रहे थे ना, थोड़ा मतलब लेंदी जा रहा था। वोल्टेज मत, दो के अंदर वोल्टेज बांट लिया करो। अगर दो कैपेसिटर हो ना तो वोल्टेज बांटो, लेकिन अगर 4-5 होंगे तो फिर वो पैरेलल वैरेलल वाला ये जो अपना शॉर्टकट है वो काम नहीं आता। जो ठीक है बताया सर। वैसे ही करो। चलिए, तो ये तो हो गया आज का डिस्कशन। क्लास नोट्स ओपन करो, पढ़ते हैं। चलिए, मैंने बोला था कि कुछ सवाल कराने हैं। एक तो इस तरह का सवाल आ सकता है आपकी शीट में भी है, अभी यहीं बता भी देता हूँ। तो क्या ये किस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने पूरा डेटा वेटा नहीं दिया है, लेकिन क्या क्वेश्चन का मीनिंग है वो क्लियर है सबको? यस सर। है ना? क्या बोलेगा कि यार ये एक डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक को मैंने स्प्रिंग से लगा दिया, तो बताओ इक्विलिब्रियम पर फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। लिख लो आप लोग। और इसका कुछ एप्सिलॉन आर दे रखा है, दोनों का के मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका एप्सिलॉन आर दे रखा है, ठीक है। और इसका एरिया L इंटू बी दे ही रखा है, लेंथ L दे ही रखी है। ये सब आपको चीजें मेंशन्ड है ऑलरेडी। और अब आपसे बोला है बताओ कि कितना इलोंगेशन या कितना स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। तो क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि अपन ने फॉर्मूला निकाला ही था। कितना फॉर्मूला निकाला था?
एप्सिलॉन नॉट b by 2d, तो एप्सिलॉन नॉट b by 2d एप्सिलॉन r minus 1 into v square should be equal to kx. क्वेश्चन क्लियर? दोनों फोर्स बैलेंस हो जाना चाहिए, खत्म। इस तरह के क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे, जरूर करना आप लोग, आराम से बन जाएंगे, कुछ है नहीं। एक मिनट बच्चों, नेहल सौरभ का फोन है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये कॉपी कर लो, जिसने कॉपी लास्ट क्लास में नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन। अब एक डाइलेक्ट्रिक दे रखी है जिसका एप्सिलॉन आर है कुछ के बराबर, है ना? सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स वही हैं जो आपको हर बार देते हैं, मैं उसको बार बार मेंशन क्या ही करूं। मतलब एरिया है एल बी, ये डिस्टेंस है डी, ये सब दे रखा है, ठीक है? क्वेश्चन में बोला है अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of mass m is inserted in capacitor up to distance x as shown and released। मान लो कि x डिस्टेंस है, ये टोटल लेंथ l है, x डिस्टेंस पे लाके इसको छोड़ दिया, ऑब्वियस बात आप लोगों को पता अंदर की तरफ भागेगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कर पावर बैंक देना, अब ये सिंपल हार्मोनिक तो है नहीं, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, सोचो। सर वो फोर्स का फॉर्मूला दिखा दीजिए, लास्ट का छूट गया था सर मेरा, तो पावर कट गई। यही है, तो क्वेश्चन नहीं, वो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो। अरे यही है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है सर।
चलो ध्यान देते हैं। ये तो अपने को पता है कि भाई इस पे जो भी फोर्स लगेगा कांस्टेंट फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा, और वो किसके बराबर होगा, एफ अपॉन एम, मतलब एप्सिलॉन नॉट बी बाई 2md k माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, ये आप लोगों को पता है। अब जरा इस बात को समझो, डायग्राम में होने क्या वाला है। अगर मैंने अभी इसको x लेंथ पे ऐसे इंट्रोड्यूस करके छोड़ा, तो अब आप ये बात को समझो, कुछ देर बाद ये नेचुरली इस जगह पर मिलेगा ऐसा। ठीक है, मतलब कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा इसको, या अंदर की तरफ जा रहा होगा, और इसके बाद भी अभी भी आगे जाएगा, और आगे कहाँ तक जाएगा, x जहाँ लेंथ ही तक जाएगा। फोर्स जीरो नहीं हो जाता। फोर्स कभी यहाँ पे जीरो थोड़ी होगा, स्पीड जीरो नहीं हो जाती, तब तक जाता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर x लेंथ, सुनना, क्या ये l माइनस एक्स लेंथ तक एक्सेलरेट किया था, हाँ या ना? यस सर। अगर ये l माइनस एक्स लेंथ एक्सेलरेट किया था, तो ये डिसेलरेट भी तो l माइनस एक्स ही करेगा उसकी स्पीड जीरो होने के लिए, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मान लो ग्रेविटी है, आपने बॉल को ऊपर फेंका v की स्पीड से, ठीक है, गया 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 गया, और फोर्स हमेशा mg लग रहा है नीचे की तरफ, करेक्ट। ऊपर स्पीड जीरो हुई, पलटता है, वापस आता है, तो क्या सेम डिस्टेंस चलने के बाद में वापस स्पीड सेम हो जाती है ना, यस और वापस सर। स्पीड v होती है ना? ये बिल्कुल वैसी बात है। अब यहाँ पे जरा ऐसे सोचो, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड जीरो थी, और l माइनस एक्स पे जब ये अपने रेड वाले ओरिएंटेशन में पहुंचा, जब ये रेड वाले ओरिएंटेशन में था, तब वो उसका v मैक्स था, रेड वाला v मैक्स था। जो ब्लैक वाला है, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, वो v इक्वल टू जीरो है, और जो पर्पल वाला बनाया वो भी मेरा v इक्वल टू जीरो है। क्या बात समझ में आती है? यस सर। इसका मतलब है वो इस वाली पोजीशन से, पहली वाली पोजीशन से, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है, और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक गया, वापस पलटेगा, वापस आएगा, क्या इसको अपन एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलेंगे? यस सर। तो देखो, यस सर। तो मुझे बताओ, वन वाली पोजीशन से मीन पोजीशन तक वो कितना चला? क्या वो l माइनस एक्स चला? हाँ। यस और सर। l माइनस एक्स चलने में उसको कितना समय लगा होगा? तो ऑब्वियसली बात है, हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस सर। ठीक है। और जो टाइम पीरियड होना चाहिए, क्या मैं एग्जैक्ट लिख सकता हूँ 4 इंटू टी के बराबर होगा? नहीं समझ में आया ये? मैं आपको बोल रहा हूँ l माइनस एक्स चलने में उसको अगर t टाइम लगा, तो उतने ही टाइम लगेगा उसको डिसलरेट करने में भी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक यस t सर। टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो t टाइम लगेगा, यस सर। यस। यस और सर। वापस यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगेगा, वापस यहाँ से यहाँ तक आने में t, तो टोटल कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड कितना हुआ? 40 हो गया ना? 40। हाँ सर। और आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पहले बता दी, ये रही। यस सर। तो एक्सेलरेशन वैल्यू का मैं पटक दो, यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, और टाइम की वैल्यू मिलने के बाद कैपिटल टी का वैल्यू मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर ऑसिलेशन चल रहा होता है, और वहां पे टाइम पीरियड आपके डायरेक्ट एफ इक्वल टू के एक्स से नहीं निकलता। एक सेकंड में बच्चों, नेहाल उसका पजामा, कैपिटल टी इक्वल टू 40, और यहाँ से आपको कैपिटल टी का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर सबको, एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बता दीजिए, नेटवर्क चला गया था सर। क्या बताऊं यार, पूरा सवाल खत्म होने के बाद तो बोला नेटवर्क चला जाता है यार। तुम्हारा नेटवर्क ठीक क्यों नहीं रहता है तुम्हारे?
क्या बीमारी है? तो पता है पूरे साल तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आता है, अभी भी मोबाइल पे ही पढ़ते हो तुम लोग, मोबाइल नेटवर्क पे। मेरा एक बार नेट नहीं जाता यार, और जबकि मैं टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ। अभी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, क्या करोगे तुम लोग? और कुछ नहीं तो यार एक इंटरनेट स्टेबल कनेक्शन तो लेना पड़ेगा ना यार। हर दिन मैं 15-15 बच्चों को भेज रहा होता हूँ रिकॉर्डिंग लिंक। सर बारिश हो रही है सर बच्चों का बहुत नाटक, तेज सर ये हो गया वो हो गया, बारिश आ रही है। अरे बारिश मेरे घर यहाँ पे कोटा में 10 दिन से बारिश आ रही है, मेरा नेटवर्क कभी नहीं जाता। आदत पड़ गई है बस। और एक स्टेबल कनेक्शन ले लो ना भाई, कब लोगे? अब नहीं तो। और लिटरली इसके अंदर तो है ना 3G पे भी चल जाएगा तुम्हारा, 3G नेट आएगा ना तो भी चल जाएगा। यस सर। स्क्रीन शेयर अब भी नहीं पे तो पढ़ा कभी रहा हूँ, स्क्रीन शेयर पे पढ़ा रहा हूँ। अब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, उसमें तो 4G भी कई बार उसमें लैग मारता है, इसमें तो लैग मारना ही नहीं चाहिए। बार बार दिमाग खराब करते हो, नेट चला गया नेट चला गया। स्क्रीन शेयर पे पढ़ाता मैं इसीलिए हूँ, ताकि मुझे ये नाटक सुनना नहीं पड़े। और खाली तुम्हारे बैच में होता है, 2 और बैच भी बढ़ा रहा हूं मैं, कोई बच्चा नहीं बोलता मुझे। रोज तुम्हारे बैच के कम से कम 15 रिक्वेस्ट आती है मेरे को, सर रिकॉर्डिंग भेज दो। मजाक चला रखा है तुम लोगों ने। लीकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is filled completely with a material having dielectric constant epsilon r equal to 5 and sigma equal to 7.4 into 10 to the power minus 12 and sigma equal to 7.4 into 10 to the power minus 12 per ohm per meter. If the charge on plate at t equal to 0 is q equal to 8.85 microcoulomb, then calculate leakage current at 2 equal to 12 seconds. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ये थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखो। और ये प्रैक्टिकल सवाल, प्रैक्टिकली क्या होता है, काफी चीजें बताऊंगा मैं, इसमें ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये वर्ड है लीकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। एक कैपेसिटर है बच्चों, और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखी है ना। अब नेचुरली डाइलेक्ट्रिक को अपन खुद तो क्या मानते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर मानते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताओ कोई भी चीज परफेक्ट इंसुलेटर हो सकती है क्या दुनिया में? नो सर। नो नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर है ना दोनों प्लेट्स के बीच का जो दूरी है, जो गैप है, उसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, और उसका एप्सिलॉन आर आपको दे भी रखा है कि 5 के बराबर, लेकिन उसकी एक कंडक्टिविटी भी दे रखी है, देखो। और नेचुरल है, हर मटेरियल का कंडक्टिविटी कम हो सकता है, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता। देखो कंडक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन कंडक्टिविटी है जरूर। अगर इसकी कंडक्टिविटी है तो जरा सोचो, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या चार्ज को, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, तो क्या चार्ज आपके हिसाब से
राइट प्लेट से लेफ्ट प्लेट पे फ्लो नहीं करना चाहिए? यस फ्लो करना चाहिए। और ऐसा होता है, प्रैक्टिकली भी यही होता है। देखो अगर मैं एक कैपेसिटर ले लूं और उसको मैं आइसोलेट कर दूं, अभी तक जो अपन ने थियरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग उस कैपेसिटर पे चार्ज कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं एक कैपेसिटर ले लूं, चार्ज करके उसको आइसोलेट कर दूं, तो क्या टेक मतलब थियोरेटिकली क्या उस पर चार्ज जिंदगी इनफाइनाइट टाइम के लिए उस पर कांस्टेंट रहना चाहिए? ये अपन पढ़ते आए हैं। यस लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो डाइलेक्ट्रिक होती है ना बच्चे, वो थोड़ी ही सही लेकिन कंडक्टिंग तो होती है। और उस कंडक्शन होने की वजह से चार्ज जो होता है ना, वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर फ्लो करता है, फ्लो करता है। और इवेंचुअली अगर आप काफी टाइम बाद देखोगे तो ये कैपेसिटर को भले ही आपने चार्ज करके रखा था, अगर आप 1 साल बाद देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो चुका होगा। सही बात है। तो कैपेसिटर मतलब इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? लीकी पैरेलल प्लेट। समझ में? लीकी क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये आइडियल नहीं है। पता है। ये आइडियल पैरेलल प्लेट नहीं है जहां पर चार्ज इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट रहेगा एक आइसोलेटेड कैपेसिटर पे। यहाँ पर चार्ज कंटिन्यूअसली डीके होगा। ठीक है। तो पता है हो क्या गया? तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये एक तरीके से आरसी सर्किट बन गया। इन अ वे ये क्या चीज बन गई? क्या एक आरसी सर्किट बन गया? सोच सकते हो? अरे इसके अंदर से लेके जाओ या इसको ऐसे घुमा के लेके जाओ, जाना तो अल्टीमेटली लेफ्ट से राइट में ही है ना? यस सर है ना? बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। तो रो क्या हो जाना चाहिए? 1/सिग्मा, 1/सिग्मा इनटू ये जो डिस्टेंस है ये डी है, अपॉन एरिया कर दिया जाए। देखो सोचो बताओ। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अरे यही रेजिस्टेंस जो है मैंने अंदर की जगह बाहर बना दिया ताकि आपको अब एक बढ़िया सा कैपेसिटर दिख जाएगा। अब ये ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो क्या मैं आपको बोलूं 12 सेकंड पर कितना करंट होगा? तो आपके लिए तो ये सिंपल एक आरसी सर्किट बन गया ना, कुछ भी तो नहीं है। है ना? अपन जानते हैं इन आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट जो करंट होता है बच्चों, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? वो होता है Q अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। याद है? यस सर। यस सर बिल्कुल ठीक। है ना? तो और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में Q चार्ज दे रखा है। देखो स्टार्ट t=0 पे Q चार्ज दे रखा है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल q लिख देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में t=0 पर स्मॉल q चार्ज दे रखा है 8.85। चलिए, आपसे पूछा है t=12 सेकेंड्स पर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक काम करो एंड आरसी का वैल्यू निकाल लो। टाइम कॉन्स्टेंट कितना निकाल लें? तो आर का वैल्यू कितना बताया मैंने? 1/सिग्मा डी बाई ए। ये क्या हो गया? आर। कैपेसिटेंस कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो क्या ए बाई डी तो कैंसिल ही हो गए, और ये क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। अब सिग्मा कितना दे रखा है? देखो 7.4 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट, अरे वो के रह गया क्या अपना? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये क्या बन गया? ऊपर क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई सिग्मा। देखो समझ में आ रही है बात? अभी तक क्लियर हुआ? कुछ डाउट है तो पूछो। सर क्लियर है सर। इसमें ठीक है ना? आप हाँ बेटा बोल। जो लीकी पैरेलल प्लेट है उसको एक आइडियल कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक और रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिए ना? हाँ ऐसा समझ लो कि जो अपना एक पहले एक ये था कैपेसिटर जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भी था, और डाइलेक्ट्रिक का ऑब्वियस सी बात है एक रेजिस्टेंस था। है ना? तो मैंने रेजिस्टेंस को अलग कर दिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब इसका कैपेसिटेंस को तो अभी भी मैंने, कैपेसिटेंस तो ज्यादा ही है ना इसका कैपेसिटेंस अभी वही होगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ये सिर्फ बताने का तरीका। ऐसा समझ लो कि मैंने डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर बना दिया, इसका रेजिस्टेंस मैंने अलग से कर दिया। समझ में आ गया? Yes, sir. क्योंकि रेजिस्टर होने की वजह से ही तो करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटेंस होने की वजह से करंट थोड़ी ना फ्लो कर। बात समझ में आई? तो एक तरीके से रेजिस्टेंस जो था सर्किट, कैपेसिटर का जो रेजिस्टर था उसको मैंने अलग कर दिया। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो मैंने वहीं रखा है, वो वहीं रहने दिया। क्लियर? तो यहां से आप आरसी की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 6 के बराबर।
ये कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। तो बस यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आरसी की वैल्यू 6 है, तो आपसे पूछा कब है, t इक्वल टू 12 सेकेंड्स पे देखो, सही है ना। तो देयरफॉर करंट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। करंट Q का वैल्यू कितना है देखो, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना। आरसी की वैल्यू आप चाहो तो भले ही वैल्यू मत लिखो, आरसी पर डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाई 6, ये आरसी की वैल्यू हो गई, इंटू e टू द पावर -t बाई टाउ, टाउ की वैल्यू आरसी, उसकी वैल्यू पता ही है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाई 6 क्यों कर रहा हूँ, सॉरी सिग्मा। ठीक है यहाँ तक यही निकालना था ना, t इक्वल टू Yes, 12 sir. सेकंड्स, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा बढ़िया सा। कैलकुलेशन देखने में गंदी लग रही है, ये काफी इजी कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये। इसका बहुत अच्छा सा आंसर आता है, ये आएगा लगभग 0.2 माइक्रो एम्पियर। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स को छोड़ो, फिजिक्स पे ध्यान दो क्या कर रहे हैं। अगर कभी भी आपको बोला जाए कि डाइलेक्ट्रिक का अपना खुद का कुछ कंडक्टिविटी है, डाइलेक्ट्रिक का खुद का कुछ कंडक्टिविटी है, तो सबसे पहला टास्क क्या करोगे, उसका जो रेजिस्टेंस है उसको अलग करोगे और कैपेसिटर को आइडियल बना दो। समझ में आ गया, कैपेसिटर को मैंने आइडियल रहने दिया और रेजिस्टेंस को अलग करके उसको एक आरसी सर्किट में बना दिया। आरसी सर्किट में कन्वर्ट होने के बाद में क्वेश्चन अपना नॉर्मल बन गया। आरसी सर्किट को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे कर देंगे, बस रेजिस्टेंस को डिफाइन करना आना चाहिए। रेजिस्टेंस को 1/σ d ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना, ρl/a वाला, उससे मैंने ये फॉर्मूला बना दिया और कैपेसिटेंस पता ही है अपने को, सॉल्व हो जाएगा। कर लो कॉपी कर, कुछ और पूछना है तो बताओ। एनी डाउट बच्चों, बोलो। Done, sir. ओके चलिए, तो फिर मेन यही मैंने आपको बोला था, 2-3 सवाल मुझे कराने हैं, वो मैंने करा दिए। कैपेसिटर अब इसी के साथ डन है। एक दो सवाल सर अच्छे एक मिनट हैं। नीचे कर दीजिए, सर एक मिनट नीचे कर दीजिए, नीचे। अब इसके अंदर एक दो और सवाल नीचे, और आपकी नीचे। शीट में अच्छे हैं, तो क्या चाहिए यार, और क्या नीचे होता है, कौन सा सर सवाल जहाँ करना है पे तेरे मैं को? करंट लिखा था, आई लिखा था, आई करंट वाला। यही तो है। हाँ सर एक हाँ सर तो इसके बाद एक दो पेज आप लोग छोड़ देना, शीट के अंदर एक दो सवाल अच्छे हैं जो मैं आपको बोलूंगा कि क्लास नोट्स में कॉपी कर लेना। तो चैप्टर अब कैपेसिटर कंप्लीट हो गया, इसके बाद 2 पेज छोड़ दो प्लीज, माइक्रोफोन म्यूट रखो। इसके बाद 2 पेज छोड़ देना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने इतना डिस्टर्ब करते हो, दिमाग खराब कर रखा है सुबह से आप लोगों ने। 2 पेज इसके बाद छोड़ देना, शीट के अंदर एक दो सवाल अच्छे हैं जो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आपने क्लास नोट्स में कॉपी करने हैं, तो वो डिस्कशन के टाइम पे मैं आपको कहूंगा। तो और वैसे भी आदत रखनी चाहिए आप लोगों को कि हर चैप्टर के बाद में कुछ 2-3 पेज छोड़ देना चाहिए, ताकि कभी कोई अच्छे सवाल मिले तो अपन कॉपी कर पाए। ठीक है, तो चलिए, कैपेसिटर इसी के साथ खत्म हुआ, नया चैप्टर चालू करते हैं, ईएमएफ।
अब ये ईएमएफ बिल्कुल अलग ही दुनिया है, इसका कोई मेजर कनेक्शन 11th के चैप्टर से भी नहीं है और ना कोई पिछले चैप्टर से कनेक्शन है, लेकिन आपको इसके अंदर काफी हद तक कुछ बोलते हैं ना सिमेट्री दिखेगी। सिमेट्री क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन ने एक डाइपोल वाला सेक्शन पढ़ा था, याद है सबको? यस सर। यस सर। उस डाइपोल वाले सेक्शन से काफी हद तक कनेक्शन अभी आपको मिलेगा, दिखेगा। और ये जो ईएमएफ है ना, ये काफी बड़ा सेक्शन है यार। इसको मैं अगर सोचूं तो इसके टेक्निकली 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है। एक तो है मैग्नेट, ठीक है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एंड करंट, और तीसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अब ऐसे समझ लो कि अपने को इस पूरे चैप्टर को 3 टुकड़ों में पढ़ना है। पहले मैं मैग्नेट के बारे में बताऊंगा कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वो सब। फिर अपन बात करेंगे कि एक चार्ज जब दौड़ता है तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। किसी वायर में करंट दौड़ता है, उसकी वजह से पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। और तीसरा केस है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अगली क्लास से मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर काफी 3D है, तो 3D इसके अंदर ऐसे समझ में इतना मजा नहीं आएगा। तो मैं वापस आप लोगों से इंसिस्ट करूंगा भाई कि जिन लोगों का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर लो अपने पेरेंट्स से कि भाई पढ़ाई में अभी और तो कुछ नहीं, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ले लिया जाए, ताकि क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफी 3D वाली चीजें आने वाली हैं। तो जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली दिखूंगा नहीं तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक अपन कर रहे थे क्योंकि ठीक है इसमें कुछ खास 3D था नहीं, लेकिन अब जब जिस मोमेंट पे मुझे लगेगा लेक्चर के पहले कि यार ये आज चीजें मुझे काफी 3D में समझानी है, तो प्लीज बी मतलब प्रिपेयर्ड के उस टाइम पे फिर लेक्चर में बोर्ड पे लूंगा, ठीक है। तो ईएमएफ को मैंने जैसे बताया आपको 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। मैग्नेट, अब ये मैग्नेट वाला सेक्शन जो है ना, ये सब काफी इजी है, कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा आपका डाइपोल जैसा है। जो अपने डाइपोल पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बिल्कुल उससे मैच करता है। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाए। सबसे बड़ा पोर्शन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एंड करंट। इसके अंदर लगभग काफी लेक्चर जाएंगे, हो सकता है कि 7-8 लेक्चर जाए। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, ये जेई मेन का टॉपिक है, ठीक है। जेई मेन को बड़ा पसंद है। जेई मेन यहाँ से सवाल काफी पूछता है क्योंकि इसके अंदर काफी बोर्ड वाली चीजें हैं, काफी चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें। तो वो सब पोर्शन लास्ट में आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ओवरऑल काफी बड़ा चैप्टर है ये, और इसको टुकड़ों टुकड़ों में अपन कवर करते जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये वाला पूरा पोर्शन आपका कोई भी हिसाब से पिछले चैप्टर से कनेक्शन नहीं रखता है। मतलब आप लोग फिर से इस चैप्टर में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। जो पिछले 2 चैप्टर्स थे जैसे कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपने फील किया होगा काफी कनेक्टेड थे, है ना। और करंट से भी काफी, तीनों चैप्टर का एक क्लस्टर था। अब ये जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर इसके अगले चैप्टर से कनेक्टेड है। अगला चैप्टर है अपना ईएमआई, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है कि अगला चैप्टर अगर आप चाहते हो कि अगला चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग रहे, तो उसके लिए ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। तो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, कोई मेजर कनेक्शन नहीं आएगा पिछले चैप्टर से। तो प्लीज मेहनत करना इस चैप्टर में। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वेटेज वाला टॉपिक है। और 12th के अंदर है ना, एक्चुअली आप नोटिस करोगे ना तो टॉपिक्स बड़े बड़े होते हैं। बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है 12th के अंदर, टॉपिक्स कम है लेकिन टॉपिक्स बड़े बड़े हैं। 11th में टॉपिक्स बहुत सारे थे, 12th में टॉपिक्स कम है। और इसका एडवांटेज भी है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों का डिसएडवांटेज भी है कि अगर एक चैप्टर वीक हुआ तो वो बहुत बड़ा मेजर चैप्टर होता है जो कि आपका वीक हो जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं ईएमएफ का सबसे पहला सेक्शन। ये चैप्टर बोर्ड में भी आ रहा है ना सर, अभी टर्म 1 में? यार टर्म 1 का मैंने आपका सिलेबस देखा नहीं है, ये तो आपको एक बार नेट पे चेक करना पड़ेगा। किसी को बच्चे को पता हो कंफर्म तो बताओ, किसी को पता है कंफर्म? नहीं पता, ठीक है, ये तो देखना पड़ेगा बेटा। अभी मैंने भी देखा नहीं है, गो थ्रू नहीं किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से है क्या? नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये तो पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो नहीं दिखा है। चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर का नाम ईएमएफ कई बार कंफ्यूज करता है बच्चों को। ऐसा कर लो, हेडिंग पूरा ढंग से लिख लो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है।
जो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वो जो ईएमएफ था वो क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो वो ईएमएफ अलग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, ये लिटरली यहाँ पर फोर्स है। वो इलेक्ट्रोमोटिव था, इलेक्ट्रोमोटिव वो क्या था? वो वोल्टेज था। ठीक है, तो ये जो अपना चैप्टर है ईएमएफ, इसको मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है। तो चैप्टर का नाम है खाली ईएमएफ, ऐसा ज्यादा दिमाग मत लगाना सर ईएमएफ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं। आप सबसे पहले आते हैं मैग्नेटिज्म, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिज्म। अब किसी ने मैग्नेटिज्म, या जो सबसे पहले किसी को याद है बचपन में सब स्टोरी सुनाया करते थे कि मैग्नेट के बारे में पता कब चला? क्या इसकी बैकग्राउंड स्टोरी किसी को पता है? यस सर। हाँ सर। क्या थी बताओ, कोई बताओ मुझे। भेड़ सर शायद कोई फार्मर था, सर उसके पास लोहे का रॉड था, तब वो वहीं फार्म कर रहा था, तो उससे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब थी, कुछ मेटल जो कि अटैच हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे ही था, कोई एक बहुत दूर दराज में एक गांव था, गांव का नाम था मैग्नेशिया। ठीक है, मैग्नेशिया ये एक टर्की में एक छोटा सा गांव है ना? और वहां पे कुछ ऐसे ही होंगे, शेफर्ड्स होंगे, फार्मर्स होंगे, जो कि अपने भेड़ बकरियों को किसी पर्टिकुलर माउंटेन पे वो होता है ना जो चराने लेकर गए कि भाई आओ चलो खाओ पियो मस्त रहो, ऐसे करके सब घास चराने। हाँ घास चराने चले गए। तो अब हुआ क्या कि वहां पे उसके पास जो, अब कई बार वो डंडा मारते हैं, लोगों के पास डंडे होते हैं, ये टर्की वाले हैं, ठीक है, तो थोड़े पैसे वाले होंगे भगवान जाने, इनके पास अच्छी सी मेटल की एक रॉड थी। ठीक है, और मेटल की रॉड ये लेकर इस पहाड़ पे घूम रहा था, जो भी 2-3 जो शेफर्ड्स थे, और उनकी वो जो रॉड थी अचानक से कुछ स्टोन्स पे जाके चिपक जा रही थी। तो उनको लगा कि चलो एक बार चिपके, 2 बार चिपके, कई बार चिपक गई, तो उनको लगा भाई ये तो कुछ अलग ही, ऐसा बोलते हैं ना, एकदम स्पूक हो गए वो लोग जादू। सब। हाँ जादू लगा उनको, लोगों को लगा कोई भूतिया पावर है इस पहाड़ में, और उस पहाड़ को काफी टाइम तक क्वारंटीन कर दिया, मतलब कोई जाता ही नहीं था वहां। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बात फैली लोगों में, और वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उनको लगा कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, कुछ भूतिया पावर है। कई बार अब होता है ना, जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो भूतिया है, ऐसे मान लेते हैं अपन। तो काफी टाइम तक उस पहाड़ के बारे में, उस पहाड़ से लोग दूर रहे कि वो वहां पे जाते ही नहीं थे, ना खुद जाते थे, ना भेड़ बकरियों को चराने लेके जाते थे। और वो उस पहाड़ के बारे में सबको एक मिस्ट्री लग गई, जैसे अभी आज की डेट में नहीं, काफी मिस्ट्रीज है वर्ल्ड में, बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है, ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज वर्ल्ड में होती हैं। तो वैसे ये भी उन टाइम पे एक मिस्ट्रीज में से थी कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर साइंटिस्ट फिजिसिस्ट गए और पता लगा कि यार ये जो पहाड़ है ये एक्चुअली मैग्नेटाइट ओर का भंडार है। इसके अंदर कौन सा ओर है? मैग्नेटाइट ओर। मैग्नेटाइट ओर का इसके अंदर भंडार था, और ये मैग्नेटाइट ओर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि स्पेसिफिक मेटल्स को अट्रैक्ट करता है ना? मैग्नेटाइट ओर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कुछ स्पेसिफिक मेटल्स को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और वो अट्रैक्ट कैसे करता है? तो जैसे मान लो एक मैग्नेटाइट ओर है, तो ये बोला जाता है कि कुछ मेटल्स हैं, जैसे निकल हो गया उसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन हो गया उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे बहुत सारे, कोबाल्ट हो गया उसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे बहुत सारे कुछ मेटल्स हैं जिसको मैग्नेटाइट ओर क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कैसे करता है? अट्रैक्ट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। कैसे करता है? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो क्या कहा गया कि मैग्नेटाइट ओर के आसपास में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी इस तरह का मेटल आता है, तो वो मैग्नेटाइट ओर क्या करेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो चाहो तो, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर फोर्स फील्ड in surrounding of ore and this field was named as magnetic field. इसका सिंबल बना कैपिटल बी। ठीक है, तो स्टोरी तो ठीक है, ऐसा कोई आपके बोर्ड्स में या आपके कोई आईआईटी में कोई ऐसी स्टोरी तो नहीं आने वाली कि बताओ मैग्नेशिया क्या था, टर्की वो कौन सी जगह थी, ये सब नहीं आता। बस मैं खाली चैप्टर चालू हो रहा है, थोड़ा एक बार थोड़ा माहौल बनाने के लिए बता रहा हूँ, ये सब चीजें हुई। तो कुल मिला के मैग्नेट एक मैग्नेटाइट ओर से निकलने वाली या मिलने वाली चीज है, और उसके पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है
जो कि कुछ स्पेसिफिक मैटर। अब देखो ये होता है, अब आप बोलो सर ये ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, तो वो अपने पास आंसर नहीं है उसका। वो तो उसके एटॉमिक लेवल पे इसके जो क्या बोलते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ घूमता है, सबको पता है। तो अर्थ जब घूमता है तो अर्थ के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, उसके अलग अलग थियरीज हैं, लेकिन कोई भी थियरी आज की डेट में भी कोई ऐसी प्रोमिनेंट थियरी नहीं है जो अपन बोले कि हाँ यार ये आउटराइटली करेक्ट है। सब प्रोपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोजिशंस होते हैं कि यार हो सकता है कि इस तरह की चीजें हो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है, हो सकता है इस तरह की चीजें हो तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपने को वो क्यों है उस पर नहीं जाना है, अपने को ये ध्यान देना है कि अगर एक मैग्नेटाइट ओर है तो उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, किस तरह की होगी, उसकी वजह से किस पर फोर्स लगेगा। अपन प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान देंगे रादर देन के उसके अंदर एग्जैक्टली वो रिसर्च वाला टॉपिक हो गया। अपन अभी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अभी अपन क्या कर रहे हैं कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, मैग्नेट से क्या क्या आसपास में होगा, अपन उस सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैग्नेट्स की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिज्म की तो बात हो गई, चलो कि जो भी एक मैग्नेटाइट ओवर के आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में सारे मेटल्स अट्रैक्ट होते हैं, एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैग्नेट्स बहुत तरह के होते हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा, किसी ने नाम सुना होगा बार मैग्नेट, है ना, किसी ने सुना होगा हॉट शू मैग्नेट। तो ऐसे अलग अलग शेप्स के मैग्नेट्स होते हैं। मोस्टली अपन इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? बार मैग्नेट की बात करेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, वेरियस काइंड ऑफ मैग्नेट्स तो होते ही सही। बार मैग्नेट्स टुडे, ऐसा लिख लो, बार मैग्नेट्स आर specific form of magnetite ore। ये सब ओर से निकले हुए ही हैं, मैंने बस बार मैग्नेट का इसलिए ले लिया क्योंकि उसका एक शेप अच्छा होता है, दिखने में अच्छा लगता है, तो मैंने बार मैग्नेट को ले लिया। ठीक है, तो बार मैग्नेट जैसे सब लोग अपन जानते हैं वो एक तरह का बार जैसा होगा, जिसका यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर एक साउथ पोल होगा। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट? ठीक है, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और अगर मैं इसको दो टुकड़े भी कर दूंगा क्या तब भी सेम ही बनेगा? उस केस में दो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएंगे। सबको समझ में आता है? मतलब क्या इस बात को महसूस कर सकते हो कि जैसे, और आपको खुद दिख रहा है यार, दो पोल्स हैं, दो पोल का मतलब क्या, ये डाइपोल ही तो हुआ, यस सर। है ना? तो ये और कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है ये डाइपोल होता है, अपन बोलते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक डाइपोल है ना। अब आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, अलग अलग तो कर ही सकता हूँ। क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल को मोनोपोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, कोई परेशानी थोड़ी है। लेकिन क्या बार मैग्नेट्स के केस में आप मोनोपोल्स ला सकते हो क्या? नहीं सर। मोनोपोल्स नहीं ला सकते भाई। ठीक है, मोनोपोल्स जितनी बार आप तोड़ोगे उतनी बार, हर बार डाइपोल ही बनेंगे। ये भी डाइपोल डाइपोल ही तो है, दोनों डाइपोल, दो डाइपोल आ गए इस बार। तो अगर आपने डाइपोल को तोड़ा तो दो डाइपोल, जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार डाइपोल बनते चले जाएंगे। मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते किसके अंदर? बार मैग्नेट के केस में। क्या ये फंडा समझ में आता है? यस सर। चलिए, तो अब मैं जो अपना नॉर्थ पोल है उसको मैं एक साइन असाइन कर रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ प्लस एम। बताऊंगा अभी आपको। इसको मैंने बोल दिया प्लस एम और इसको मैंने बोल दिया माइनस एम। ठीक है, अब बोलो सर ये प्लस एम क्या है, माइनस एम क्या है? तो ये एम होता है पोल स्ट्रेंथ। एम क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। जितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा उतना ज्यादा उसका पोल स्ट्रेंथ होगा। जैसे कि एक डाइपोल होता है, तो डाइपोल के अंदर भी चार्ज होता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, हाँ या ना? तो वैसे ही अगर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो इस मैग्नेटिक डाइपोल का भी एक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा
उसको डिफाइन करेंगे अपन इस, ऐसा समझ लो कि जो डाइपोल के लिए चार्ज होता है ना, वो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए पोल स्ट्रेंथ है। क्या समझ में आ रहा है? जो डाइपोल के लिए चार्ज होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए उसका पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, नॉर्थ को अपन ने प्लस एम से डिनोट किया है और साउथ को अपन ने माइनस एम से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन पे जा रहा हूं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अपन डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। जैसे कि आपको पता है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक अरेंजमेंट का नाम है जहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको अपन डिफाइन करते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू लेंथ एम। ठीक है, और बोलोगे सर ये एल एम क्या है, बताता हूँ। पहली बात तो ये क्या क्या चीजें हैं, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? यस। और क्या क्या डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी? डायरेक्शन फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम, जैसे वहां पे हुआ करता था। वहां पर मुझे बताओ, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होता था ना, वैसे यहाँ पर भी माइनस एम से प्लस एम ही होगा। मतलब अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं डाइपोल का, तो सिंबल कैसा होगा? इस तरह का। इमेजिन हो गया? इस तरह का डाइपोल मोमेंट होगा, माइनस एम से प्लस एम की डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट। हमेशा एरो पर प्लस होता है और जो टेल होती है उसमें माइनस होता है डाइपोल मोमेंट के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक के अंदर भी वही था, यहाँ पर भी वही है। अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि अगर एक बार मैग्नेट आपको दे रखा है, लेट्स से बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ऐसा पाया जाता है कि अगर मैं इसकी टोटल लेंथ, बार मैग्नेट की लेंथ को मैं एल बोलता हूं, तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, इनके बीच की दूरी टेक्निकली एल होती है। क्या होती है? एल। मतलब एल और एल थोड़े से अलग होते हैं। एल क्या है? एल को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और एल क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, ये बिल्कुल वैसा है एक्सपेरिमेंटली जैसा आपको याद, थोड़ा याद दिलाऊं, साउंड वेव्स में नहीं एंड करेक्शन हुआ करता था, यस सर। है ना? साउंड वेव्स का एंड करेक्शन याद करो, उसके अंदर क्या होता था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट का या प्रेशर का जो नोड होता था वो एग्जैक्टली एंड पे ना बनकर थोड़ा सा बाहर बनता था, है ना? वैसा ही कुछ है, वो भी एक्सपेरिमेंट से पता चला था, ये भी वैसा ही है। इसके अंदर जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते, एकदम एंड पे नहीं होते, वो एंड से हल्के से अंदर होते हैं, एंड से हल्के से अंदर होते हैं। और देखा गया कि जनरली ये जो एल होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5/6, जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन 5/6 ऑफ एल होता है। ठीक है, अगर आपको एल और एल ये वैसी वाली बात है, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे कई क्वेश्चनों में फ्रिक्शन में वो नहीं होता था, म्यू के भी डिफाइन करते हैं, म्यू एस भी डिफाइन करते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ म्यू डिफाइन करते हैं। तो जब अकेला म्यू डिफाइन करते हैं तो उस केस में क्या म्यू के बराबर म्यू एस अपन मान ही लेते हैं ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल वैसी बात है कि अगर एल और एल अलग अलग डिफाइन किए तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एल ही डिफाइन किया तो क्या एल को ही एल मान लोगे और एल को ही एल मान लोगे? बात समझ में आ जाएगी, यस सर। है ना? फिर वहां पे दिमाग मत चलाना, सर आप यहाँ पे तो सर वो दे रखा है तो मेरे को तो 5/6, ये मतलब जनरली है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है। ठीक है, तो इफ, तो ये याद रखना, मतलब लिखवानी जरूरत है क्या, या लिख, चलो लिख लो यार, पता नहीं तुम लोग तो कर भी लो, याद रह और जाएगा सर। लिख लेते हैं बच्चे फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। आप एल को अप्रोक्सीमेटली एल मानकर चल लोगे फॉर कैलकुलेशन। if LM and LG are not specifically mentioned,
ध्यान रहे, है ना। नॉलेज में होना चाहिए कि एलजी और एलएम अलग अलग होते हैं और इसके अंदर एक्चुअली कौन सी लेंथ आती है, मैग्नेटिक लेंथ आती है। लॉजिकल है ना, मैग्नेटिक लेंथ क्यों आती है? क्योंकि डाइपोल में तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट है ना। बार लेंथ कितना भी बड़ा हो, बार मैग्नेट कितना भी बड़ा हो, इंपॉर्टेंट तो दोनों पोल्स के बीच की दूरी होनी चाहिए लॉजिकली, सही है ना। तो इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पर एलएम लिखा है। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ एल लेंथ देकर छोड़ दिया तो फिर तो दिमाग मत लगाना। या तो वो क्लियरली मेंशन करे कि ज्योमेट्रिकल लेंथ ये है, इसकी मैग्नेटिक लेंथ भी ये हो सकती है, तब बताओ तो ठीक है, तो अपन एल एम एल जी अलग अलग ले लेंगे। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपके लिए एल एम एल जी सब एक ही है। हाँ या ना, ये बात क्लियर हो गई, दिमाग में बैठ गई? यस सर। चलो कॉपी कर लो इसको बच्चों। चलिए अब आते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऑफ मैग्नेटिज्म। अब देखो अपना टास्क है कि मान लेते हैं मेरे पास दो पोल्स हैं M1 M2 और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। और वो लोग, सर आपने तो बोला था कि दो मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, आपने मोनोपोल्स कैसे ले लिए? तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। अपन क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा लेंथ वाला बार मैग्नेट इमेजिन कर लो, लगभग इनफाइनाइट तक जा रहा है और उसका नॉर्थ पोल ये रहा लेट से, और दूसरा वाला ऐसे ही इमेजिन कर लो। हेलो सर। हाँ बच्चे, हमको लगा मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। आ रही है ना? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैंने दे दिया कि M1 M2 के बीच का फोर्स निकालो। लेकिन किसी के मन में आ सकता है कि सर आपने तो बोला मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आपने यहाँ पर दो मोनोपोल कैसे बना लिए? तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे को कैसे अपन प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं सिचुएशन। मैंने दो एक्सट्रीमली लॉन्ग बार मैग्नेट्स ले लिए, तो और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने R कर लिया। क्या आपको महसूस हो रहा है कि ऊपर वाला सिचुएशन और नीचे वाला सिचुएशन काफी हद तक आइडेंटिकल है? यस सर। है ना, क्योंकि इसका मुझे पता है कि इस नॉर्थ पोल का साउथ पोल कहीं ना कहीं तो होगा, इस साउथ पोल का नॉर्थ पोल कहीं ना कहीं तो होगा होगा, आई नो दैट। लेकिन क्या इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा ना? यस सर, नेग्लिजिबल होगा। है ना। तो मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि M1 और M2 R डिस्टेंस पे हैं, और अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो फोर्स ये एक्सपेरिमेंट से ही आता है बच्चों। फोर्स आएगा विल बी प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों मोनोपोल्स के बीच का जो फोर्स आएगा वो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप चाहो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बिल्कुल वैसा ही है, M1 M2 अपॉन R क्यूब टू R वेक्टर। आपको याद होगा दो चार्ज के बीच का फोर्स कैसे लिखते थे? K Q1 Q2, K को लिख दूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता था। यस अब और इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो और अपने चार्ज वाले फॉर्मूले को देखो, क्या सिमेट्री दिख रही है? यस सर। यस सर। और क्या दिख रहा है कि जो वहां पर अपना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था वो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन गया है। जो वहां पर अपना Q1 Q2 होता था वो यहाँ पर अपना M1 M2 बन गया है, और जो R है वो तो R है ही सही। यस सर। अब ये जो म्यू नॉट होता है इसको अपन बोलते हैं बच्चों परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिएबिलिटी। अब इसकी फीलिंग भी अभी आपको नहीं आएगी, जैसे कि आपको याद होगा मैंने परमिटिविटी की फीलिंग भी कैपेसिटर में बताई थी, परमिटिविटी का मीनिंग क्या है। वैसा ही म्यू नॉट, इसकी फीलिंग अभी नहीं आएगी, अभी आपको बस याद रख लेना है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये होती है न्यूटन पर एम्पियर तो स्क्वायर। पूरे की वैल्यू सर 10⁻⁻⁷ होगी। बिल्कुल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जब पूरा वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, सिर्फ 10⁻⁻⁷, है ना। तो वो तो मैं तो म्यू नॉट कांस्टेंट, तो म्यू नॉट है ना, 4 पाई तो ठीक है इस फॉर्मूले के अंदर आ गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू बन गया 10⁻⁷, लेकिन कांस्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है म्यू नॉट है। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको सामने मैंने ये बता दी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसके अंदर भी वही होगा, जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट होता था तो एप्सिलॉन आर भी होता था, यहाँ पर भी होगा। कभी कोई मीडियम आ गया तो उसका क्या होगा, म्यू आर होगा, और म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना, क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो उसकी बात बाद में करेंगे। कभी कोई मटेरियल आ गया तो आपको पता ही है क्या करना है, म्यू नॉट को म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर से रिप्लेस, जैसे वहां पे करते थे ना बेटा, बिल्कुल वही काम करना है, कोई चेंज नहीं है। तभी तो आपको बोल रहा हूँ ये जो मैग्नेट वाला पोर्शन है ना, ये तो आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि यार ये तो सर पूरा का पूरा वही चल रहा है जो अपन ने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल वही चलेगा, सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे, उसी तरह के दिखेंगे, और सिर्फ इतना सा चेंज करना है, जहां जहां पर वहां पर Q1 Q2 था वहां पर यहाँ पर स्मॉल m आ जाएगा, जहां जहां पे डाइपोल मोमेंट P हुआ करता था वहां पर कैपिटल M आ जाएगा, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन था वहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। सही है, कॉपी करो इसको। कॉपी किया? यस सर। चलिए, अब मैं आपको लिखाता हूँ डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की। अभी अपन ने खाली पहले बताया था कि मैग्नेटाइट ओर से एक मैग्नेटिक फील्ड जैसी कोई चीज निकलती है। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, तो अब वो लिखते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा टर्म, अच्छा टर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो अपने को पता है क्या होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है ना उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, और आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चीज थी जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो Yes. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, देखो। इस तरह से ही हो सकता है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट एक्सर्ट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, magnetic force experienced by a north pole of unit pole strength, है ना, at a point is called magnetic field intensity. At that point, well, कैपिटल बी और फॉर्मूला को प्लीज ध्यान रखना, ये स्मॉल m मास मत मान लेना, बच्चे बहुत जल्दबाजी में मास मान लेते हैं। ये क्या चीज है, पोल स्ट्रेंथ है ना, ये गलती मत करना। स्मॉल m क्या चीज है, पोल स्ट्रेंथ, इट्स नॉट मास। मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे।
अब ये जो इसका यूनिट होगा SI यूनिट ऑफ B, ये है टेस्ला, सबने सुना है इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर के नाम से, मतलब ये यूनिट भी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के SI यूनिट्स हैं, ठीक है। वेबर, टेस्ला, ये सब अपने लिए नए वर्ड्स हैं। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे कि कैपिटल F, अब इसके वो भी हो सकता है ना, इसके वो सब डायमेंशन निकाल सकते हो, सब सब होते हैं, निकल जाएंगे आगे, अपन फॉर्मूले पर देख लेंगे, जब अच्छे फॉर्मूले आएंगे ना तो डायमेंशन भी निकल जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लो कि मैग्नेट, जैसे अपना कैपेसिटेंस था तो उसका यूनिट कैसा था, उसका यूनिट था फैरेड, ठीक है। तो ये सब पुराने जो फिजिसिस्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट के नाम पे उनको यूनिट्स दे दी गई हैं, ये सब यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स टेस्ला को मान लिया गया। वेबर भी एक फिजिसिस्ट ही था, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक यूनिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ये ऐसा यूनिट है, ये भी फिलहाल आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्लास है क्या आप लोगों की? नहीं है ना? हाँ, क्लास तो नहीं है, ठीक है। चलो, वैसे भी मैंने DC लेने को बोला था, ठीक है। इतना रखते हैं आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अब आप लोग के जो डाउट्स हैं उसको आप लोग पूछना स्टार्ट करो, कॉपी कर लो पहले इस बार चीज़ को, फिर जो आप लोग के डाउट्स हैं वो ग्रुप पे भेजना चालू कर दो, मैं एक एक करके आपके डाउट्स डिस्कस करता हूँ। जिसको डाउट्स नहीं है क्लास आप छोड़ सकते हो, मतलब क्लास एंड हो गई है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। कोई कॉपी कर रहा है क्या अभी भी? नो सर। ठीक है बच्चों।